हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी की साइंस से कक्षा 10 का जो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। तो आज हम इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे क्या होता है, कभी कभी जब आकाश में, आसमान में गर्जना के साथ बिजली चमकती है, आपको चित्र पे दिखाया भी गया है। जैसे यहाँ पर हमने एक चित्र दिखाया, एक पेन है, और क्या करें, अगर हम इस पेन को अपने सूखे बालों पर रगड़ते हैं तो अगर कुछ कागज़ के टुकड़े नीचे पड़े हों, उनके पास ले जाएं तो वो क्या होता है, ये इसको आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। ऐसे ही यहाँ पर आपको सेल दिखाया गया, सेल के द्वारा बल्ब का जलना या बल्ब का जलना घरों में आदि आदि बहुत सारे प्रयोग आप देखते हैं। ये सब जो संभव हो पाता है विद्युत के द्वारा, बिजली के द्वारा, ठीक है ना। तो देखिए, आज हम इसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिएगा, चूँकि जो विद्युत है इसका दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा प्रयोग है और ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एक प्रकार की ऊर्जा है। अब ये आती कैसे है, इसकी संकल्पना कैसे दी गई, कब इसके बारे में बताया गया, इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। चूँकि बहुत पहले सन 1600 ईस्वी, ठीक है ना, सन 1600 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे और इनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट। तो डॉक्टर गिलबर्ट ने सन 1600 ईस्वी में इसके बारे में कुछ संकल्पना दी थी, क्योंकि उन्होंने देखा कागज़ है, कार्क है, चूँकि उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों पे इस पे रिसर्च किया, तब उनको इसके बारे में कुछ समझ में आया। चूँकि इसके भी पहले शुरुआत में ही 600 ईसा पूर्व पहले जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे, थेल्स, उन्होंने भी देखा था कि जब अंबर के कपड़े को क्या है, कभी फलालेन पे या उन्हीं कपड़ों से रगड़ा जाता है तो उसमें क्या है, कागज़ हैं, जैसे यहाँ पे बताया हमने, पेन के लिए कागज़ या कार्क आदि के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो 1600 ईस्वी में ये चीज़ बताई थी डॉक्टर गिलबर्ट ने कि इसके अलावा भी अन्य पदार्थ होते हैं। लेकिन अब देखिए, इसी के आगे अंबर के अतिरिक्त भी अन्य पदार्थ हैं। चूँकि अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, तो उसी के कारण, अंबर के कपड़े के कारण, एक बार फिर से देखेंगे, क्योंकि अंबर से रगड़ने से इस प्रकार का गुण उत्पन्न हुआ और अंबर को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन ग्रीक भाषा में। तो इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से इस गुण को इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। क्लियर हुआ ना। जो आकर्षित करने का गुण है अंबर तथा अन्य पदार्थों में, तो इस गुण को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब देखिएगा आगे किस प्रकार से वस्तुओं में आवेशन होता है। देखिए, विद्युत आवेश और वस्तुओं में आवेशन, अब ये किस प्रकार से होता है, कार्य किस प्रकार से करता है। तो सबसे पहले हम आपको डिफाइन करते हैं कि विद्युत आवेश है क्या। ये विद्युत आवेश क्या है। देखिए, जो विद्युत आवेश है ये प्रत्येक पदार्थ का मौलिक गुण होता है, सभी पदार्थों का मौलिक गुण होता है। और चूँकि जो पदार्थ है, पदार्थ तो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है और जो अणु होते हैं वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। हमने यहाँ पर आपको संरचना भी दिखाई हुई है, क्योंकि परमाणु क्या होता है, दो भागों में विभाजित करके हम आपको समझाते हैं। देखिए, परमाणु के दो भाग, एक बाहरी कक्षा है जिन पर कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। दूसरा हो गया नाभिक, और नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। अब ये प्रोटॉन होते हैं धनावेशित, प्रोटॉन धनावेशित, और इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणावेशित, ठीक है। लेकिन ये जो गुण है ये किस प्रकार से वस्तुओं में आता है। देखिए, सभी परमाणुओं पर, जो भी परमाणु है, तो परमाणु में क्या है, समान मात्रा में, समान इलेक्ट्रॉन और समान रूप से ही प्रोटॉन पाए जाते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि कोई सोडियम का परमाणु है और सोडियम के परमाणु में, चूँकि इसका जो परमाणु क्रमांक होता है सोडियम का वो 11 होता है, ठीक। अब इसमें इसका जितना परमाणु क्रमांक है उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं और उतने ही
प्रोटॉन होंगे। ठीक है, तो दोनों चीज़ें बराबर हैं, जितना धनावेश है ठीक उतना ही ऋण आवेश है, तो इसका जो वास्तविक प्रभाव होता है वो न्यूट्रल रहता है, उदासीन रहता है। लेकिन अगर इसी में किसी की कमी हो जाए या अधिकता हो जाए तब ये अपने आवेश को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। देखिए जैसे इसमें क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन हैं और 11 प्रोटॉन हैं, लेकिन हम क्या करें, इसकी बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को हटा दें तो इलेक्ट्रॉन बचेंगे 10 और प्रोटॉन 11 हैं। ठीक है ना। तो धन आवेश आपका ज़्यादा है, ऋण आवेश कम है, तो अब ये धन आवेश को प्रदर्शित करेगा। तो यही प्रक्रिया होती है। तो आवेशन के लिए जो उत्तरदायी स्थिति है वो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण है उसके कारण वस्तुएं आवेशित होती हैं। अब थोड़ा साइड में जो दिया गया एक चित्र है, इससे समझते हैं थोड़ी सी चीज़ें। देखिएगा कि यहाँ पे हमने दिखाया हुआ एक कांच की छड़ है, एबोनाइट की छड़ है। तो जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, ठीक है ना, कांच की छड़ को आप किससे रगड़ेंगे, रेशम से रगड़ेंगे, तो यही रेशम की छड़ से रगड़ने के कारण कांच की छड़ क्या होती है, धनावेशित हो जाती है। एबोनाइट की छड़ को हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तो इस स्थिति में ये क्या है, एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे धनावेश और ऋण आवेश, अगर इन दोनों को एक ही प्रकार के आवेशों को हम आप एक दूसरे के पास लाते हैं तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण होता है। और अगर अलग अलग आवेशों को लाया जाए तो यहाँ भी देखिए सेम आवेश है, माइनस माइनस, तो प्रतिकर्षण होगा। लेकिन अलग अलग आवेश, एक प्लस और एक माइनस, ये दोनों लाएंगे तो दोनों के बीच आकर्षण होता है। तो ये तो थी आपकी विद्युत आवेश और आवेशन की प्रक्रिया। एक बार फिर से समझिएगा, विद्युत आवेश प्रत्येक पदार्थ का मौलिक गुण होता है और वस्तुएं इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आवेशित होती हैं। ठीक है ना। अब आते हैं आगे कि ये जो आवेश है किस प्रकार से वस्तुओं पर उपस्थित होता है। तो इसके लिए एक सिद्धांत दिया गया, एक नियम बताया गया, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है ना, आवेश का क्वांटीकरण। देखिए कोई भी वस्तु है, प्रत्येक वस्तु में जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है ऋणात्मक होता है। होता कितना है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। कूलाम आवेश का मात्रक है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है। तो आवेश के क्वांटीकरण के लिए आपको सीधी सी स्पष्ट सी बात है, प्रत्येक पदार्थ में आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। और इसी लैंग्वेज से आपका एक फार्मूला निकल के आता है, Q बराबर N × E। यही है आवेश के क्वांटीकरण को प्रस्तुत करने वाला समीकरण, जहाँ पे Q वस्तु का आवेश हो गया, E अभी बताया हमने, E इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है और N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है ना। इससे संबंधित आपसे को क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है 10th का, कि एक कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। आपको करना कुछ नहीं है, इसी में देखिए इसका मान दे दिया गया है। ई आपको पता ही होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। वैल्यू पुटअप करेंगे और एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो आवेश का क्वांटीकरण ये हुआ। अब चलते हैं आगे के टॉपिक पर। देखिए अब चूँकि जो आवेश है, आवेश क्या है, किसी चालक पर, देखिए जब आवेश किसी जगह पर स्थिर होता है तो भी ये अपने चारों ओर क्या है, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। अब अगर ये किसी चालक तार पर प्रवाहित हो रहा है, जैसे यहाँ हमने चित्र में दिखाया हुआ है कि यहाँ पर क्या है, कुछ प्रवाहित हो रही है, ये विद्युत धारा है। ठीक है ना। और उसी के बारे में आपको समझाना है, तो पहले हम सर्किट के माध्यम से समझाते हैं। देखिए यहाँ पर धारा के प्रवाह की दिशा को बताया गया है। इस सप्लाई सोर्स है, बैटरी है, बैटरी से धारा देखिए निकल कर इस परिपथ में प्रवाहित होती हुई आगे बढ़ रही है और विद्युत बल्ब क्या है, जल रहा है। तो अब देखिएगा ये संकल्पना क्या है। अभी बताया जब आवेश स्थिर है तब भी वो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है या किसी चालक में वो प्रवाहित भी होता है। अब आवेश का मतलब आप ये समझ सकते हैं, चूंकि आवेश के दो प्रकार बताए ही हमने, एक ऋण आवेश और दूसरा धन आवेश होता है। लेकिन देखिए प्रोटॉन जो धन आवेश है वो प्रवाहित नहीं होता, प्रवाहित होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो बात करते हैं अब इसकी विद्युत धारा। इम्पॉर्टेंट परिभाषा है विद्युत धारा की परिभाषा, कि एकांक समय में, ये जो टी दिया गया है, टी को अगर हम 1 मान लें, 1 सेकेंड, एकांक समय में प्रवाहित
आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। एक आप ऐसे आप परिभाषा बना सकते हैं, या तो जिससे समय से जिस राशि में भी भाग दिया जाता है तो उसकी दर होती है। तो विद्युत धारा की परिभाषा, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर, ठीक है ना। तो आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। अब देखिए इसके आगे आपको, देखिए जैसे कोई भी चीज़ प्रवाहित हो रही है, कोई चीज़ बह रही है, जैसे इसके लिए हमने बताया यहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो देखिए किसी भी चीज़ प्रवाहित हो रही है तो इसके लिए कोई ना कोई अवरोध होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता, आपने कई सारी चीज़ें देखी होंगी, जैसे कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम वायर है, या आयरन रॉड हो गई, लकड़ी हो गई, कांच हो गया, तो क्या सभी में विद्युत धारा एक तरह से प्रवाहित होती है? तो ऐसा तो कहीं नहीं होता है। किसी में प्रवाहित होती है, किसी में बिल्कुल नहीं होती है, या किसी में इसके प्रवाह की जो दर है वो कम रहती है। तो ये स्थितियां क्यों बनती हैं, देखिएगा इसके लिए वैज्ञानिक ओम ने कुछ बताया था, और ये नियम आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कक्षा 10 के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब व लंबाई आदि में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों में उत्पन्न विभवांतर तथा प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। विभवांतर तथा विद्युत धारा का जो अनुपात है वो सदैव नियत रहता है, अर्थात ये हो गया नियतांक, और इसी नियतांक को हम आर रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिएगा एक बैटरी लगाई गई है, ये अमीटर है, अमीटर विद्युत धारा की माप करता है, एक रेजिस्टेंस है, और ये हो गया वोल्ट मीटर जो वोल्टेज को मेजर करता है। तो यहाँ पे आप जो ओम का नियम है इसमें इस सेंटेंस को ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट आपको नहीं बताना है कि किसी चालक के लिए वी और आई का जो अनुपात होता है वो नियत होता है। यहाँ पे जो पहली शर्त दी वैज्ञानिक ओम ने, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, और भौतिक अवस्थाओं में जैसे ताप, दाब व लंबाई आदि में परिवर्तन ना किया जाए, यही चीज ध्यान देने वाली है, परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक के सिरों में के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। यदि आप परिवर्तन करते हैं तो इनके अनुपात में परिवर्तन होगा, प्रभाव पड़ेगा, अर्थात आर का मान परिवर्तित होगा। तो आर का मान परिवर्तित होता रहता है स्थितियों के आधार पे, ठीक है ना। अब देखते हैं ओम के नियम के आधार पर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलने हैं। देखिए जो प्रतिरोध है, चूंकि जो अनुपात था आर निकल के आया, उसी को तो हम प्रतिरोध कहते हैं। तो अब इन प्रतिरोधों को संयोजित कैसे किया जाता है? सबसे पहली बात तो आप समझिए इनका संयोजन करते क्यों हैं। जैसे आप देखते होंगे कभी कभी क्या है, घरों में इलेक्ट्रिसिटी का जो वोल्टेज होता है ज़्यादा आता है, तो बीच में कहते हैं ना कि हीटर वगैरह लगा दिए जाएं, जिससे क्या हो वो जो वोल्टेज है वो कम हो जाए, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से क्या है, किसी भी परिपथ को कंप्लीट करने के लिए, संयोजित करने के लिए आपको प्रतिरोध जोड़ने होते हैं, ऐड संयोजित करने होते हैं। इसके अलावा प्रत्येक तार का, चालक का कोई ना कोई प्रतिरोध अवश्य होता है। अब देखिएगा जो प्रतिरोधों का संयोजन है कितने प्रकार से करते हैं। सबसे पहले हमने दिखाया हुआ है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा पार्श्व क्रम संयोजन, तीसरा मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित का मतलब यहाँ पे श्रेणी और पार्श्व यानी समांतर क्रम दोनों को मिला के परिपथ, और जो परिपथ बने होते हैं लगभग सब में मिश्रित क्रम संयोजन ही किया जाता है, ठीक है ना। तो पहले हम संकल्पना समझेंगे श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन की। मिश्रित क्रम तो उन्हीं से बनता है। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, आपको दिया गया परिपथ है, आप पहचानेंगे कैसे कि वो श्रेणी क्रम में है अथवा पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में। देखिए जैसे ये परिपथ दिया गया है, इसमें विद्युत विभवांतर है और प्रवाहित धारा आई। तो सबसे पहला काम यही है, हम प्रवाहित धारा देखते हैं, और प्रवाहित धारा के मार्ग में अगर कोई भी बंटवारा नहीं होता है, मतलब उसको अन्य मार्ग ना मिले जाने के लिए सभी प्रतिरोधों में सेम रूप से यही विद्युत धारा प्रवाहित होगी आई, तो ये श्रेणी क्रम है। और श्रेणी क्रम में याद रखना है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों में जो विभवांतर होता है, जैसे यहाँ पे दिखाया हमने V1 V2 V3, ये अलग होता है, जबकि समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों के सिरों में जो विभवांतर होगा वो समान होता है, ठीक है ना। अब इसके अलावा आप चलिए श्रेणी क्रम में आप पहचान लेंगे कि
धारा प्रवाहित हुई उसको कोई दूसरा मार्ग नहीं है, सभी प्रतिरोधों से एक ही प्रकार की धारा का प्रवाह होता है। अब आते हैं पार्श्वक्रम संयोजन। तो पार्श्वक्रम संयोजन को ही समांतर क्रम संयोजन बोला जाता है। देखिए इसमें ये बैटरी लगी हुई है, अगर धारा प्रवाहित होती है, यहाँ तक प्रवाहित हुई, इसके बाद इसको 3 रास्ते मिल गए। अब 3 रास्ते मिल गए, इसका मतलब है ये तीनों में जाएगी, और तीनों में जाएगी तो ऐसा तो नहीं जितनी यहाँ से चली थी उतनी ही, जब इसको बट जाना है तो इसका मतलब है तीनों में अलग अलग धारा जाएगी। पहले में I1 मान लिया, दूसरे में I2 मान लिया और तीसरे में I3। तो R1 R2 जो प्रतिरोध है, R2 R3, इनमें अलग अलग धारा प्रवाहित होती है। तो इससे हम पहचानेंगे कि ये किस क्रम में है, पार्श्व क्रम संयोजन में। अब बात करते हैं मिश्रित क्रम संयोजन, इन्हीं दोनों को मिला के बना होता है। तो देखिएगा यहाँ से धारा प्रवाहित करेंगे आप तो ये 3 मार्गों पे पट जाएगी। तो इन तीनों प्रतिरोधों पे अलग अलग धारा है, मतलब ये तीनों किस क्रम में है, पार्श्व क्रम में। और इसके बाद ये धारा यहाँ पर आकर मिल गई। अब इसमें और इसमें, इन दोनों में क्या है, धारा एक ही प्रवाहित होगी। तो ये दोनों हो गए श्रेणी क्रम में। अब पार्श्व क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, मतलब इसकी जगह कोई एक प्रतिरोध रखेंगे तो तीनों में एक ही धारा, तो इन तीनों को फिर श्रेणी क्रम के फार्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रक्रिया है मिश्रित क्रम संयोजन को सॉल्व करने की, ठीक है ना। चलते हैं अब आगे। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला जैसे आपको निकालना है, श्रेणी क्रम संयोजन में आप तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे हमने परिपथ दिखाया हुआ है कि जो श्रेणी क्रम संयोजन है, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध हैं जिनके सिरों में अलग अलग विभवांतर V1 V2 V3 है, और R1 R2 R3 प्रतिरोध है, लेकिन सभी में प्रवाहित धारा का मान I है। तो देखिएगा सबसे पहले हमारा काम क्या है, क्योंकि वैज्ञानिक ओम का जो नियम था V/I = R, तो यहाँ पे हमें I का मान पता है कि सभी में प्रवाहित धारा I होगी, लेकिन अलग अलग सिरों में विभवांतर अलग अलग है, तो इसको हम V = IR इस रूप में ओम का नियम लिखते हैं। और अलग अलग तीनों प्रतिरोधों के लिए हम विभवांतर निकालेंगे। हम पहले R1 प्रतिरोध के लिए विभवांतर निकालेंगे, तो V1 इक्वल हो जाएगा I R1। इसी प्रकार से R2 प्रतिरोध के लिए V2 = I R2, और V3 प्रतिरोध के लिए हो जाएगा I R3। तो अब क्या है, कुल विभवांतर अगर आपको ज्ञात करना है तो V = V1 + V2 + V3 हो जाएगा। तो इसके बाद देखिएगा जब हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो V = I सभी से कॉमन है, तो R1 + R2 + R3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसके बाद देखिए जो I इधर है उसको अगर हम उस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, V/I = R1 + R2 + R3। अब V/I ओम के नियम से क्या होता है, R। तो यही आपका फाइनल फार्मूला है, R = R1 + R2 + R3। तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए जो तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है R = R1 + R2 + R3। तो इसका मतलब ये है कि श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध संयोजित हैं तो उन सभी का योगफल कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो तुल्य प्रतिरोध निकल आता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम के बारे में। तो देखिए पार्श्व क्रम के लिए पहले ही आपको बताया गया था कि जो परिपथ है, सबसे पहली बात तो ये बैटरी और धारा प्रवाहित होगी, अलग अलग बट जाएगी मार्गों से। हम पहले प्रतिरोध के लिए धारा I1 मान लेते हैं, दूसरे के लिए I2 और तीसरे के लिए I3। तो अलग अलग धारा प्रवाहित होगी, लेकिन प्रतिरोध जितने भी हैं सभी के सिरों में विभवांतर तो वही रहेगा, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में, पार्श्व क्रम संयोजन में विभवांतर वही होता है। तो यहाँ पर भी आपको V एक ही दिया गया है। अब प्रवाहित धारा का मान निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वैज्ञानिक ओम के नियमानुसार क्या होता है, V/I = R। अब अगर यहाँ से I का मान निकालना है तो I बराबर हो जाएगा V/R। तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सा निगमन इस समांतर क्रम संयोजन के लिए भी है, आप कर सकते हैं। देखिए पहले हम R1 प्रतिरोध के लिए निकाल लेते हैं। R1 प्रतिरोध के लिए धारा निकालेंगे तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, V तो सभी में वही है R1, ठीक है ना। अब I2 R2 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा V/R
R2। ऐसे ही R3 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I3 बराबर V/R3। लास्ट काम वही है, क्योंकि ये जो I1 I2 I3 था इसी धारा I का पार्ट था, तो यहाँ से आपका हो जाएगा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब वैल्यू पुटअप करते हैं, वैल्यू पुटअप करेंगे आप तो ये हो जाएगा I बराबर कि I1 था V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ से ऊपर से V कॉमन है, और जब कॉमन लेंगे तो वो तो इसके बटे में आ जाएगा। ये हो गया 1/R1 1/R2 और 1/R3। ठीक है। अब लास्ट स्टेप आपका I/V, चूँकि ओम का नियम तो V/I इक्वल R होता है, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है। तो ये फार्मूला है समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का। तो इस प्रकार से आप पार्श्व क्रम में संयोजित जो प्रतिरोध हैं उनका तुल्य प्रतिरोध आप ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर मिश्रित क्रम की बात आती है तो जिस प्रकार से संयोजित हैं तो आप दोनों फार्मूलों का प्रयोग करके तुल्य प्रतिरोध की गणना आसानी से कर सकते हैं। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए कोई भी चालक पदार्थ है, जैसे कापर वायर हो गया, स्टील वायर हो गया, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर वगैरह, तो सभी का अपना अपना एक विशिष्ट प्रतिरोध होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब क्या है? देखिए दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चालक के विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, अथवा जो प्रतिरोध है किस प्रकार से अन्य चालकों पर मतलब स्थितियों पर निर्भर करता है। वहाँ पे आपको याद रखना है कि जो प्रतिरोध है, ठीक है ना, चालक का प्रतिरोध ये कई बातों पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध उसकी चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसके साथ साथ ये बीच जो उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फिजिक्स में नियम जानते ही हैं आप कि जब कोई राशि किसी अन्य राशि पर निर्भर करती है, आप इस तरह से लिखते हैं तो आप उन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सॉरी ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यहाँ पे आर प्रोपोर्शनल L/A हो जाएगा। प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो एक नया सिंबल जिसको रो पढ़ते हैं ये आपको मिलता है, और इसी रो को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ से आपका विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला रो इक्वल हो जाएगा RA/L। ठीक है ना। ये विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला है, जहाँ पर A अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल और ये चालक तार की लंबाई। देखिए जो चालक है, चालक तार है, वो कुछ इस तरह से बेलनाकार होता है। तो बेलन का जो अनुप्रस्थ परिच्छेद हुआ, अनुप्रस्थ परिच्छेद हो गया वृत्ताकार, सर्कुलर। तो ए का जो फार्मूला हो गया वो तो जानते ही हैं आप, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। अब जो भी स्थितियां यहाँ पर दी गई हों उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। देखिए चालक की मोटाई अगर दी जाती है तो मोटाई के लिए क्या हो जाएगा, फिर ये त्रिज्या नहीं दी गई है, मोटाई क्या है, ये पूरा भाग मतलब व्यास दिया गया है। तो जैसी स्थिति क्वेश्चन में दी गई हो उसके अनुसार आप इस फार्मूले में लगाएंगे। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलता है जब तक आप पदार्थ को ना चेंज करें, क्योंकि ये किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ठीक है ना। और इन स्थितियों के अकॉर्डिंग ए और एल के अकॉर्डिंग आर में परिवर्तन होता है। तो ठीक है ना। एक बार फिर से याद रखिए, इसको पढ़ते हैं रो। ठीक है ना। ये विशिष्ट प्रतिरोध का सिंबल है। अब विद्युत धारा के प्रभाव पढ़ेंगे। देखिए विद्युत धारा अलग अलग तरह के प्रभाव डालती है। जैसे सबसे पहले हमने एक विद्युत इस्त्री दिखाई हुई है। यहाँ पर एक प्लास्टिक मग है जिसमें कुछ इलेक्ट्रोड, बैटरीज, परख नली वगैरह, और तीसरा चित्र एक धारावाही प्रणालिका का है। तो
अलग अलग प्रभाव हैं विद्युत धारा के। यहाँ पे देखिए, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, सभी लोग जानते हैं विद्युत इस्त्री का काम क्या होता है। तो ये क्या है, ऊष्मा उत्पन्न करती है। अब जब ऊष्मा उत्पन्न करती है, मिली इसको विद्युत ऊर्जा को बदल दिया इसने ऊष्मीय ऊर्जा में, तो ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। अब दूसरा जो हमने चित्र बनाया हुआ है, ये प्रभाव समझिएगा किस प्रकार का है। देखिए, जल है और जल का कराया जा रहा है वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन एनोड, कैथोड और बैटरी के माध्यम से 6 वोल्ट की बैटरी है, ये परख नली, ग्रेफाइट रॉड हैं। इससे हम इस जल का विद्युत अपघटन कराते हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग प्राप्त होती है। मतलब जो H2O था, उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हुए, अलग अलग हुए। ठीक है ना। तो ये है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ठीक है ना, ये विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है। अब बात आती है तीसरी। तो किसी विद्युत धारावाही प्रणालिका का उपयोग किया गया, इसके भीतर एक स्टील की छड़ रखी हुई है। अब अगर हम उस पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा का एक चुंबकीय प्रभाव होता है, जिसके कारण ये छड़ क्या होगी, चुंबकित हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको विद्युत धारा के 3 प्रभावों के बारे में पढ़ना है, ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है ना। ये चैप्टर आपका अलग है, इसके लिए आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इस चैप्टर में आपको केवल ऊष्मीय प्रभाव के बारे में अध्ययन करना है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव देखिएगा। विद्युत धारा, जब जैसे यहाँ पर हमने चित्र दिखाया हुआ है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है और इलेक्ट्रिक हीटर का काम सभी लोग जानते हैं। जब क्या है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो इसमें जो लगा हुआ हीटिंग एलिमेंट है, और ये होता काहे का तार है, नाइक्रोम। ठीक है ना, हीटर में नाइक्रोम का तार लगाया जाता है। तो ये क्या करता है, जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये विद्युत धारा का अधिकांश भाग उसमें ऊष्मा के रूप में परिवर्तित कर देता है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। आप बल्ब को जैसे जलाते हैं तो देखा होगा, जब बल्ब जलाया जाता है तो ये प्रकाश तो उत्पन्न करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ इसके चारों तरफ थोड़ी सी ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है, ऊष्मा को उत्पन्न करना। ठीक है ना। अब देखिएगा कि ये है क्या, ऊष्मीय प्रभाव और ऊष्मा की जो माप है। आपको इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, और जो न्यूमेरिकल है बिल्कुल सिंपल से फार्मूले बेस्ड, क्योंकि जो H का फार्मूला है हीट का, वो होता है I²R/T। ठीक है ना। अब ये पहला फार्मूला है। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव में आपको इसके बारे में पढ़ना है। अब देखिए, अगर इसी के अलग अलग प्रकार के न्यूमेरिकल्स हैं, अलग अलग राशियां दी जा रही हैं, तो उसके अनुसार इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। चूँकि ओम का नियम आप पढ़ चुके हो, V/I बराबर R होता है। यहाँ पे I और R के पदों में है समीकरण। आप इसको चेंज कर सकते हैं, V के पद और I के पदों में केवल हम R की जगह ओम के नियम से V/I रखेंगे। तो देखिए, I से एक कैंसिल हो जाएगी पावर, तो H=VI/T हो गया। इसके अलावा अगर V और R के पदों में रखना है तो ये हो गया V² I की जगह पर, यहाँ पर R की जगह पर, चूँकि हम क्या कर रहे हैं, R और V की जगह के पदों में लिख रहे हैं, तो I की जगह पर मान रखेंगे इसका। तो ये हो जाएगा V²/R/T। ठीक है, V²R/T, V²R/T। ठीक है ना। एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछे जा रहे हैं उसी प्रकार से आपको इसका प्रयोग करना है। तो ये था विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब देखिए, थोड़ा बात करते हैं विद्युत शक्ति के बारे में। क्योंकि जब आप किसी चालक तार में, जैसे इसके लिए बताया गया, या कोई चालक तार है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, तो ऐसा नहीं होता कि जितनी विद्युत धारा हमने प्रवाहित की उसका 100% आपको जिस कार्य के लिए की गई है वही प्राप्त हो। उसका कुछ भाग ऊष्मा के रूप में, इसीलिए तो ऊष्मीय प्रभाव बताया जा रहा है, कुछ भाग ऊष्मा के रूप में परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार से जो परिपथ है उसकी कुछ दक्षता अलग होती है। दक्षता यानी कि शक्ति। तो देखिएगा विद्युत शक्ति के बारे में, तो ये देखिए, इसका सिंपल सा फार्मूला भी है, P बराबर होता है W/T, और परिभाषा इसी के पदों में W/T या H/T, चूँकि ऊर्जा का ही रूप है कार्य, और ये ऊष्मीय ऊर्जा। तो देखिएगा, P बराबर W/T फार्मूला है विद्युत शक्ति का,
और इससे आपको परिभाषा समझनी है, क्योंकि ये क्या है, टी जिसमें भाग देंगे दर है, पहले भी पढ़ चुके हैं। तो किसी चालक तार में, ठीक है ना, चालक तार में जो प्रवाहित धारा है, जब धारा प्रवाहित होगी तो उसकी क्या है, जो ऊर्जा है वो क्षय होती है। क्षय होने का मतलब, चूंकि क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में बदलेगी, तो विद्युत धारा के क्षय होने की दर, क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। तो सिंपल सी इसकी परिभाषा है, और आपको माइंड पे भी रखनी है, क्योंकि इससे संबंधित न्यूमेरिकल परिभाषा ये सब कुछ पूछा जाता है, ठीक है ना। तो देखिएगा, जो विद्युत शक्ति है, परिभाषा समझ गया, फार्मूले पे जाते हैं। तो हमने इसको W को H लिखा हुआ है, और H का फार्मूला आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये हो जाएगा P बराबर, सबसे पहले तो हम VITH का होता है, T से T कैंसिल हो गया, तो ये फार्मूला आपको माइंड पे रखना है कि P इक्वल यानी विद्युत शक्ति जो है वो क्या होती है, V इंटू आई। अब ओम के नियम से आप इसके भी 3 फार्मूले जैसे उसमें बताया था उसके अनुसार इसको भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहते हैं किसके पदों में लिखें, आई और आर के पदों में, तो V बराबर जानते हो आई आर होता है, V की जगह आई आर रखेंगे तो यहाँ से जो P का फार्मूला आएगा, P बराबर आई स्क्वायर आर हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा फार्मूला V और R के पदों में, तो वो भी बताया गया था, P बराबर हो जाएगा ये V स्क्वायर अपान R। जब H में T होता है, यहाँ T से भाग दिया जा रहा है, तो T से T कैंसिल हो जाएगा। ये विद्युत शक्ति के फार्मूले हो गए। अब देखिए, विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है, ठीक है ना। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। परिभाषा आपको समझ में आ गई, मात्रक इसका वाट है। इसके अलावा इसके व्यापारिक मात्रक भी होते हैं विद्युत ऊर्जा के, तो उसके बारे में देखिए बताया गया। जो विद्युत शक्ति है उसका व्यापारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा, ठीक है ना। इसका व्यापारिक मात्रक है किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा व जूल में एक संबंध होता है। देखिए किस प्रकार से आपको समझाते हैं, और ये पूछा भी जाता है, बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी पूछा जाता है कि किलोवाट घंटा व जूल में क्या संबंध है, या किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल ऊर्जा होती है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की चर्चा करते हैं। किलोवाट घंटा क्या है। देखिए, किलोवाट घंटा किसी परिपथ में व्यय ऊर्जा यानी जो क्षय होती है ऊर्जा, तो व्यय ऊर्जा की माप है, ठीक है ना। अब देखिए किलोवाट घंटा, तो सबसे पहले तो जैसा ये नाम है आपको ऊपर दिया गया, किलोवाट घंटा यानी 1 kWh, ठीक है ना। तो 1 किलोवाट को सबसे पहले हम वाट में बदलेंगे, ये जूल में बदलना है। सभी जो मात्रक हैं MKS पद्धति के होने चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको बदलते हैं, तो 1 किलोवाट को वाट में बदलेंगे तो 10 की घात 3 वाट हो गया, ठीक है ना। इंटू आवर है, MKS पद्धति में तो मात्रक सेकंड होता है, तो 1 आवर पे कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड हो गए, ठीक है ना। अब देखिएगा, तो 1 किलोवाट घंटा यानी 1 kWh इक्वल हो जाएगा, यहाँ 10 की घात 3 है, 2 जीरो और हो जाएंगे, तो 36 गुणा 10 की घात 5, ये हो गया जूल, ठीक है ना। तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल के बराबर होता है, ठीक है ना। और इसको याद रखना है कि 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल के बराबर होता है। अगर ये संबंध स्थापित करने को आता है तो भी यही करना है, 1 किलोवाट घंटा लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने इंग्लिश से लिखा हुआ है, आप हिंदी से लिखें। 1 किलोवाट घंटा बराबर 10 की घात 3 वाट हो गया, गुणा 1 घंटे में जानते ही हैं 3600 सेकंड होते हैं, दोनों का गुणा कराएंगे तो घाते क्या है, यहाँ घात 3 है और ये 2 थे, तो ये हो गई घात 5। वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल हो गया। और जीरो के रूप में लिखना है तो 36 के बाद कितने जीरो हो जाएंगे, 5 जीरो हो जाएंगे, उतने जूल। तो इसको आप माइंड पे रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप क्या करें, ये जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं
कि इसमें अन्य प्रकार से किस प्रकार से आपकी जो स्टडी की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाए। धन्यवाद। और हाँ, एक बात बताना भूल ही गया कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको जल्दी से जल्दी जो भी नया वीडियो आता है उसके लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे।